हे एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की। तो आज की वीडियो हमारी है शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर सह अनुदेशन, यानी जो आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाला पेपर है उसके यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने कोशिश की है सरल भाषा में जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने की। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, क्योंकि ये मैंने लघु उत्तरीय के प्रश्न रखे हैं। अगर एमजीकेवीपी की बात करूँ तो मोस्टली ये एमजीकेवीपी के जो पेपर में लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो मैंने यहाँ पे चूज किया है। बाकी अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के हैं तो भी आपका अगर ये पेपर है तब भी आपके लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो मैं प्रश्न बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो प्रश्न रखा है, पहला कि कठोर उपागम एवं कोमल यानी मृदु उपागम में अंतर बताइए। तो अगर आपने मेरी वीडियोज़ को देखा होगा तो मैंने अभी रिसेंटली जो है शैक्षिक तकनीकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन अपलोड लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड किया है, जिसमें मैंने सारे उपागम को भी कवर किया है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी ये शॉर्ट का है तो इसमें मैं कंपेयर करूँगी। बाकी दूसरा जो प्रश्न है वो है शिक्षण प्रतिमान का अर्थ बताइए, इसका वर्णन कीजिए। या क्वेश्चन है कि शिक्षा प्रतिमान की विशेषता, कार्य, प्रकार एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। या पूछ सकता है बुनियादी शिक्षा प्रतिमान के बारे में बताइए। या शिक्षा प्रतिमान के घटक या तत्व का वर्णन कीजिए। या है शिक्षा प्रतिमान के आधारभूत तत्वों का विवरण दीजिए। तो यहाँ पे एमजीकेवीपी के 2016 के पेपर में, 2017, 18, 21 के पेपर में, 2022 के पेपर में ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं। ये शिक्षा प्रतिमान वाले जितने भी टॉपिक है वो मैंने एक साथ ही कवर कराया है, यानी एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत सारे हम जो पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे। तो शिक्षा प्रतिमान के अंतर्गत जो बुनियादी शिक्षा प्रतिमान है उसको भी देख लेंगे। बुनियादी शिक्षा प्रतिमान के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो मैंने वीडियो अपलोड की है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप शैक्षिक तकनीकी वाला जो प्लेलिस्ट है उसको अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जो टॉपिक मैंने अपलोड किए हैं सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम पहला प्रश्न देखते हैं, कठोर उपागम एवं कोमल उपागम में अंतर बताइए। ये हमारा प्रश्न था, तो अब इसके उत्तर को चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे कठोर उपागम एवं कोमल उपागम में अंतर। तो मैं यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊँगी चीज़ों को, अगर फिर भी मैं कोशिश करूँगी अच्छे से समझाऊँ, ऐसा नहीं कि एकदम जल्दी जल्दी कि आपको समझ में ना आए। तो वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैं ये कह रही हूँ। बाकी अब देखिए, आप एक तरफ लिखिएगा कठोर उपागम, एक तरफ लिखिएगा कोमल उपागम। कठोर उपागम को हम हार्डवेयर उपागम भी कहते हैं और कोमल उपागम को हम सॉफ्टवेयर उपागम भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आप शैक्षिक तकनीकी वाला जो भी मैंने क्वेश्चन कराया है जिसमें सारे उपागम को कवर कराया है आप देख सकते हैं। अब हम अंतर को एक एक करके देखते हैं। तो पहला है, इसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहते हैं, कठोर उपागम के अंतर्गत है। तो यानी इसका नाम हम लोग बोलते हैं शैक्षिक तकनीकी प्रथम, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, शैक्षिक तकनीकी तृतीय। तो जो प्रथम है वो आपका कठोर उपागम है, द्वितीय जो है वो आपका कोमल है और तृतीय जो है वो आपका प्रणाली उपागम है। तो यहाँ पे हम एक को कहेंगे शैक्षिक तकनीकी प्रथम, दूसरे को कहेंगे शैक्षिक तकनीकी द्वितीय। अगला है, इसे मशीनी उपागम के नाम से जाना जाता है कठोर उपागम को, क्योंकि देखिए आप इसमें श्रव्य दृश्य जो सामग्री यूज होती है और इसमें यंत्रों का प्रयोग होता है, इसलिए हम मशीनी उपागम भी कहते हैं। कोमल में लिखेंगे इसे अनुदेशन तकनीकी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें देखिए सिद्धांतों का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, सब उन सब का यूज होता है। तीसरा है, इसका मुख्य आधार भौतिकी विज्ञान है। तो क्योंकि अगर आप यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं भौतिकी से रिलेटेड है, तो ये हम कहेंगे इसका मुख्य आधार क्या है, भौतिकी विज्ञान है। जबकि इसका कोमल उपागम का क्या हो जाएगा कि इसका मुख्य आधार मनोविज्ञान है, क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग होता है। चौथा हमारा है, यह उपागम श्रव्य दृश्य सामग्री पर आधारित है। अभी जैसे मैंने बताया कि इसमें यंत्रों का उपयोग होता है, तो जो यंत्र हैं जैसे श्रव्य दृश्य सामग्री में टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, ये सब क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत ही तो आते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे कि ये श्रव्य दृश्य सामग्री पर आधारित है। जबकि कोमल उपागम क्या हो जाएगा, अनुदेशन तथा व्यवहार पर आधारित है,
क्योंकि इसमें जो है बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, जबकि आपके कठोर उपागम में जो यंत्र है उससे आप किसी के व्यवहार को नहीं चेंज कर सकते। अगर बालक के व्यवहार को चेंज करना हो तो आप यंत्रों का प्रयोग करके तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, अगर उसको मतलब उसका यूज करते हैं तो उससे बच्चे के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तो अगला हम देख लेते हैं, इस उपागम का सर्वप्रथम उपयोग 1964 में ए लैम्सडेन ने किया था। तो किसने आविष्कार किया था? कठोर का वो हो गया। कोमल का किसने किया था? यह उपागम सर्वप्रथम उपयोग बीएफ स्किनर ने किया था, यानी स्किनर साहब ने इस उपागम का उपयोग किया था, जबकि लैम्सडेन साहब ने कठोर उपागम का उपयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ तक कोई आपको डाउट है? मैंने कहा कि अगर डिटेल में जाना, देखिए मैं यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, जो अंतर है मैं केवल उस पर डिस्कस कर पाऊँगी। डिटेल के लिए आपको वही वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा छठा पॉइंट हो जाएगा, यह उपागम शिक्षा जगत को अपनी सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से देता है। यानी जैसे आप इसमें मशीनी यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो शिक्षा जगत में है ये प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवा देता है। यानी हम शिक्षा जगत में हम टेलीविज़न का प्रयोग कर रहे हैं या किसी और यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हमको सामने दिख पा रहा है, जो चीज़ें दिखाई देती है प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने वो यूज हो रही हैं, तो ये अपनी जो सेवा है वो प्रत्यक्ष रूप से देता है। जबकि आपका कोमल उपागम में क्या है कि यह उपागम शिक्षा जगत को अपनी सेवाएं अप्रत्यक्ष रूप से अर्पित करता है, क्योंकि आप सिद्धांतों नियमों को जो है देख नहीं पाएंगे, आप उसको केवल फील कर सकते हैं, आप उससे बालक के व्यवहार में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो किस तरह चेंज हो रहा है किसी यंत्र के माध्यम से नहीं, वो कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, नियम हैं, उनकी मदद से वो चीज़ हो रही है। तो इसमें जो सेवाएं कोमल उपागम देता है वो जो है अप्रत्यक्ष रूप से देता है, मतलब वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी वजह से व्यवहार में चेंज आता है बच्चे के, तो ये अप्रत्यक्ष सेवाएं अर्पित करता है। सातवां है, कोमल उपागम के बिना यह उपागम अपूर्ण है। जैसे अगर हम केवल यंत्र रख दिए तो उसका कोई यूज है नहीं है ना, जब तक उन यंत्र का हम यूज नहीं कर पाएंगे, और वो यूज हम कोमल उपागम के द्वारा ही करते हैं। तो कोमल उपागम के बिना जो है यह उपागम क्या है? अपूर्ण है, मतलब पूरा नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है अगर कोमल उपागम का यूज ना हो। क्योंकि कोमल उपागम क्या करता है कि कोमल उपागम इन यंत्रों के माध्यम से जैसे अपनी जो है शिक्षा जगत को सेवाएं देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमको जो है हम ये कहें कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि को हमें कम करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाना है, तो हम क्या करेंगे? हम टेलीविज़न का प्रयोग कर सकते हैं। टेलीविज़न के प्रयोग द्वारा हम एक जो है प्रोग्राम का निर्माण, एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाते हैं जो कि पर्यावरण को जो है जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए तैयार की जाए, उसका फिर हम लोगों तक उसको पहुंचाएं टेलीविज़न के माध्यम से। तो टेलीविज़न बस रखा रहे, उसका कोई यूज नहीं, जब तक उसके माध्यम से हम कुछ शैक्षिक जो मतलब शिक्षा जगत में सेवाएं अगर ना दे पाए, तो यह जो देने का काम है शिक्षा जगत को सेवाएं, वो कोमल उपागम करता है। किसका उपयोग करके? कठोर शिल्प उपागम के यंत्र हैं उसका उपयोग करके। तो कोमल शिल्प उपागम के बिना तो ये अधूरा है। जैसे आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल अगर स्विच ऑफ है तो वो केवल एक मोबाइल है, लेकिन आप उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर देख रहे हैं इसका उपयोग आप करते हैं ना, आप मोबाइल का उपयोग तो नहीं करते। मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हमको कोई व्हाट्सअप चलाना है, हमको कोई इंस्टा चलाना है, हमको कोई यूट्यूब चलाना है, तो यूट्यूब जो है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है, इंस्टा जो है एक तरह का सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे हम केवल कठोर शिल्प उपागम के यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को हम मतलब यूज करने के लिए। तो वही चीज़ है। तो आप समझ लो कि मोबाइल क्या है? आपका कठोर शिल्प उपागम का यंत्र है, और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपना काम करते हैं वो हमारा कोमल शिल्प उपागम है। तो क्या बिना सॉफ्टवेयर के ये मोबाइल किसी काम का है? नहीं है ना, उसका कोई यूज है? हम फेंक देंगे। अगर हमारा मोबाइल बंद हो गया, हमारा मोबाइल ख़राब हो गया, हम उसको पता नहीं कहाँ फेंका रहेगा, हमें तो पता भी नहीं चलेगा अगर ख़राब हो जाए, लेकिन जब तक काम कर रहा है भैया हमारे पास रहना चाहिए, ऐसा होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो कठोर शिल्प उपागम जो है बिना कोमल शिल्प उपागम के अधूरा है।
अब हम देखते हैं कोमल से उपागम। तो कठोर शिल्प के बिना कोमल उपागम कार्य कर सकता है। मतलब जैसे हम कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम बिना यंत्र के भी, तो अगर हमको जैसे वही मैंने कहा कि जैसे हमको जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए कुछ मतलब कुछ प्रोग्राम हमने बना दिया, तो ज़रूरी नहीं ना कि उस प्रोग्राम को हम टेलीविज़न के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएंगे। हम खुद भी जाके उस प्रोग्राम को लोगों तक पहुँचा सकते हैं कि ये मत करिए, वो मत करिए, इस तरह से आप जनसंख्या को नियंत्रण में रख सकते हैं। तो जो कोमल शिल्प उपागम है वो बिना कठोर शिल्प उपागम के भी काम कर सकता है। ठीक है, देखिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, समझा पाऊँ, ताकि आपको किताबी भाषा की ज़रूरत ना पड़े। आई होप कि मेरी कोशिश आप लोगों के लिए कारगर हो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार एक लाइक दे देना अगर आपको पसंद आएगी वीडियो तो। 8वां हमारा है कठोर में कि इस उपागम में मशीनों तथा उपकरणों की सहायता से शिक्षण होता है। यानी जो हम शिक्षण दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जैसे अध्यापक पढ़ाता है, शिक्षण देता है, तो इस उपागम में वो मशीनों या उपकरणों की मदद लेता है। जैसे टीवी का यूज कर लिया, रेडियो का यूज कर लिया, फिल्म का यूज कर लिया, प्रोजेक्टर यूज करते हैं ना, वो सब क्या है, वो कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी इसमें शिक्षण मशीनों या यंत्रों की सहायता से होता है। जबकि कोमल शिल्प उपागम में क्या है कि इस उपागम में मशीनों का प्रयोग शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से किया जाता है तथा छात्रों के वांछित व्यवहार परिवर्तन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यानी जो कोमल शिल्प उपागम है इसमें क्या, जैसे मैंने कहा कि कोमल शिल्प उपागम कठोर शिल्प उपागम का यूज करता है अपनी प्रोग्राम को, अपनी जो भी उद्देश्य, जिस उद्देश्य से कोई चीज़ बनाई गई है। जैसे हमको कोई प्रोग्राम चलाना था, हम उसमें टेलीविज़न का प्रयोग कर रहे हैं, तो टेलीविज़न का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो उद्देश्य है किसी प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने का, वो लोगों तक हम पहुंचा पाएँ। तो लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है कि उसकी वजह से वांछित व्यवहार परिवर्तन हो पाए। हमें उससे कोई मतलब नहीं कि मशीनों का कितना प्रयोग हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इस उपागम में मशीनों का प्रयोग केवल शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन हमारा प्रोग्राम, हमारा शिक्षण तो वही रहेगा, बस हम कठोर शिल्प उपागम का उपयोग कर रहे हैं ताकि हम और बेहतर कर सकें अपने प्रोग्राम को, अपनी जो योजनाएं हैं उसको और बेहतर कर सकें, हमारा जो उद्देश्य है उसको अच्छे से पूरा कर पाएँ। लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हम कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी मतलब शिक्षा जगत के में कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा मेन उद्देश्य है वो ये कि उसकी वजह से छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन हो। मतलब जैसा परिवर्तन हम चाहते हैं कि लोगों की सोच अच्छी हो, जिस उद्देश्य से हम कर रहे हैं ये प्रोग्राम, वो सफल हो। तो ये हमारा 8 पॉइंट हो गया। 9वां है हार्डवेयर में कि हार्डवेयर से संबंधित सामग्री काफ़ी महंगी और खर्चीली होती है, जबकि सॉफ्टवेयर से संबंधित सामग्री सर्वसुलभ और पर्याप्त सस्ती होती है। यानी हम जैसे सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इसमें शिक्षा जगत में हमें कुछ काम करना है, तो सॉफ्टवेयर वाली जो चीज़ें हैं वो आसानी से और मिल जाएंगी, सब जगह सस्ती भी होंगी। लेकिन जब हम मशीन और यंत्र की बात करते हैं तो देखिए वो तो कॉस्टली होंगी। तो बस ये हमारा अंतर था। तो इतना अंतर आई थिंक आपको इनफ होगा। बाकी डिटेल के लिए आप वीडियो देख लीजिएगा पहले वाला, जिसका मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो इसमें मैंने बहुत सारे प्रश्नों को कंबाइंड किया है। जैसे शिक्षा प्रतिमान का अर्थ बताइए, उसका वर्णन कीजिए, शिक्षा प्रतिमान की विशेषता, उसके कार्य, प्रकार एवं उपयोगिता का वर्णन करना है, बुनियादी शिक्षा प्रतिमान के बारे में बताना है, जो कि आपकी लॉन्ग में भी पूछा है MGKVP के 2017 में। लॉन्ग वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख लीजिएगा। ये शॉर्ट में भी पूछा था, तो मैं यहाँ केवल शॉर्ट के हिसाब से आंसर बताऊँगी, ठीक है। मैं लॉन्ग के हिसाब से आंसर नहीं बताऊँगी, क्योंकि लॉन्ग के लिए आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। शॉर्ट में शब्द सीमा कम रहती है, इसलिए आपको थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी आंसर आप देखेंगे वो शॉर्ट के लिए है। शिक्षा प्रतिमान के घटक या तत्वों का वर्णन करना है। ये आपके शॉर्ट में 2017 में पूछा है, 2018 में पूछा है, 2021 में पूछा है। या शिक्षा प्रतिमान के आधारभूत तत्वों का विवरण दीजिए, ये आपके MGKVP के 2022 में पूछा है। अब बात करते हैं आंसर की। तो आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले शिक्षण प्रतिमान। यानी प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल, यानी शिक्षण का मॉडल कैसा होना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, समझाने की भी कोशिश करूँगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ताकि आप अपने लैंग्वेज में भी लिख पाएँ। तो शिक्षा प्रतिमान से तात्पर्य है शिक्षण में कक्ष के वातावरण को प्रभावी, सजीव एवं रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण की एक रूपरेखा तैयार करना। तो जैसे मैंने कहा प्रतिमान का मतलब क्या होता है, मॉडल, यानी शिक्षण का मॉडल कैसा हो, शिक्षण की रूपरेखा कैसी हो। तो ये हम शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए ही करते हैं, ताकि बच्चे के ऊपर जो भी हम पढ़ाएं उसका जो है इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़े। कक्षा जो है वो उसका जो कक्षा का पूरा जो वातावरण है वो भी क्या हो, बच्चे मतलब
रुचि लें और प्रभावशाली हो पूरा कक्षा का जो वातावरण है। तो इसीलिए तो हम शिक्षण को एक अच्छे तरीके से मतलब रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अलग अलग तरीका अपनाना चाहते हैं ताकि शिक्षण क्या हो, बेहतर हो। तो शिक्षण के लिए एक रूपरेखा तैयार करना होता है शिक्षण का प्रतिमान। और ये क्यों होता है? ताकि जो कक्षा है वो प्रभावी बन सके, मतलब उसका इफ़ेक्ट जो है अच्छा आए। बाकी कक्षा में सभी बच्चे मतलब सजीव इन द सेंस कि कक्षा ऐसा नहीं कि जैसे कुछ बच्चे बोर हो रहे हैं, ऐसा ना हो। बच्चे रुचि के साथ पढ़े और कक्षा जो है वो सजीव की तरह बिहेव करे, मतलब सभी बच्चे क्या हों, एक्टिव हों। आगे है कि शिक्षा प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों के विकास में परिकल्पना का कार्य करते हैं। यानी जो शिक्षण के सिद्धांत हैं उसके विकास में एक तरह का परिकल्पना का काम करता है कौन? शिक्षण प्रतिमान। अब बात करते हैं कि शिक्षा प्रतिमान का मतलब क्या है। तो शिक्षा पहले जान लेते हैं कि शिक्षा प्रतिमान अंग्रेजी के शब्द टीचिंग मॉडल का हिंदी रूपांतरण है। यानी इसका जो हिंदी का मतलब होगा, टीचिंग मॉडल का मतलब हिंदी शिक्षण प्रतिमान। तो प्रतिमान का थोड़ा सा अर्थ समझते हैं। तो प्रतिमान का अर्थ है किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया। यानी हम कुछ एक मॉडल तैयार, मतलब एक आइडल तैयार कर लिए, एक आदर्श तैयार कर लिया, उसके अनुरूप हम व्यवहार को ढाल रहे हैं। ये जो ढालने की प्रक्रिया है व्यवहार को, वही हमारा क्या है? प्रतिमान। आगे हम लिखेंगे, पहले अब मैं जितना है ना उतना पढ़ देती हूँ ताकि एक एक लाइन पढ़ कर समझाऊंगी तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो लिखेंगे, शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समय और आवश्यकता अनुसार जिन आदर्शों को सम्मुख रखकर शिक्षा के उद्देश्यों का प्रतिपादन किया जाता है उन्हीं को शिक्षा के प्रतिमान कहा जाता है। शिक्षा प्रतिमान के प्रयोग से शिक्षण प्रभावी और रुचिकर हो जाता है क्योंकि इसका विकास अधिगम सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। आगे है, प्रत्येक शिक्षा प्रतिमान में इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिसमें शिक्षक और छात्र में प्रभावी अंतःक्रिया हो सके तथा छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तन द्वारा उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। आगे है, शिक्षा प्रतिमान में शिक्षण के लक्ष्य, शिक्षण तथा अधिगम की विभिन्न क्रियाओं के पारस्परिक संबंध की व्याख्या की जाती है। अब इसको समझते हैं। तो देखिए, जैसे आप एक अध्यापक की बात करें तो एक अध्यापक कक्षा में जाता है कुछ उद्देश्यों को लेके, कुछ शिक्षण के उद्देश्य की समान उद्देश्य है या विशिष्ट उद्देश्य जो भी उनको वो अचीव करना चाहता है। तो वो एक मॉडल, एक जो आइडल मतलब एक आदर्श मान लेता है कि अगर हम इस रूल को या इस जो है आइडल को फॉलो करेंगे, जो आदर्श हैं उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे शिक्षण के उद्देश्य जो है प्राप्त हो जाएंगे हमें। तो उस टाइम की नीड क्या है, मतलब बच्चे किस तरह के हैं, समय क्या है, उस टाइम मतलब क्लास का वातावरण कैसा है, आवश्यकताएं क्या है क्लास की, उसको जैसे है उनकी अनुसार, मतलब कि समय और आवश्यकताओं के अनुसार जो आदर्श थे अगर हम उसको ध्यान में रखकर शिक्षण के उद्देश्यों का प्रतिपादन करते हैं तो वही हमारे क्या हो जाते हैं, आपके शिक्षा के प्रतिमान। अब जैसे मैंने कहा कि शिक्षण प्रतिमान है, आखिर उसकी वजह से होता क्या है। तो शिक्षा प्रतिमान का अगर हम प्रयोग करते हैं तो अगर एक अच्छे शिक्षा प्रतिमान की बात करते हैं तो अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चे रुचि लेने लगते हैं, जो हम पढ़ाते हैं क्लास में वो प्रभावशाली हो जाता है। तो जो शिक्षण है वो प्रभावी बनती है और रुचिकर भी बनती है। और जो ये भी कहा गया है कि जो शिक्षा प्रतिमान है वो अधिगम सिद्धांतों के आधार पे ही इसका जो है विकास किया जाता है। ये तो सिंपल सी बात है कि जो अधिगम के सिद्धांत हैं उन्हीं के आधार पे ही हम शिक्षा का मॉडल तैयार करते हैं। बाकी ये है कि जो शिक्षा प्रतिमान है, जो शिक्षा का ये जो मॉडल है उसमें होता क्या है कि उसमें इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है कि जो छात्र और अध्यापक है उनके मध्य जो अंतःक्रिया है वो बेहतर हो, प्रभावी हो। और जो शिक्षा प्रतिमान के जो लक्ष्य हैं, मतलब शिक्षा प्रतिमान में जो होता क्या है, जो शिक्षण के जो लक्ष्य है या फिर जो शिक्षा और अधिगम की क्रियाएं हैं, ये इनके बीच जो है हम संबंध की व्याख्या करते हैं कि अगर हम इस तरह शिक्षण करेंगे तो बच्चे का अधिगम जो है ज़्यादा अच्छा होगा। तो शिक्षण और अधिगम के बीच जो है एक संबंध मतलब किस तरह का होगा उसकी व्याख्या भी हम शिक्षा प्रतिमान में करते हैं। शिक्षण के क्या लक्ष्य है जो है उसकी भी व्याख्या करते हैं कि हम किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मॉडल तैयार कर रहे हैं। शिक्षण के मॉडल में यही है कि छात्र और अध्यापक के बीच अंतःक्रिया अच्छी हो। जो शिक्षा अधिगम है वो उसमें जो संबंध है पारस्परिक वो भी उसकी भी व्याख्या इसके अंतर्गत की जाती है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको शिक्षा प्रतिमान के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। बात करते हैं विशेषताओं की। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था आपसे शिक्षा प्रतिमान की विशेषताएं क्या है, तो हम विशेषताओं की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे 9 विशेषताएं लिखी हैं। पहला कि इनकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है, मतलब ऐसा नहीं कि ये मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित होती है। जो मॉडल हम तैयार करते हैं शिक्षण का तो वो वैज्ञानिक होती हैं, मतलब उनका बाकायदा क्या होता है, प्रूफ होता है, वो अप्लाई करके देखी जाती हैं।
दूसरा है प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान में क्रमबद्ध सोपान होते हैं। जैसे हम कोई भी मॉडल तैयार कर रहे हैं शिक्षण का, कि शिक्षण का ये मॉडल क्लास में ज़्यादा बेहतर होगा, तो ऐसा नहीं कि वो मॉडल में बस कहीं से भी शुरू किया कहीं पर भी ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं होता। एक चरण होता है कि पहले आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको कौन सा स्टेप लेना है, फिर कौन सा स्टेप लेना है। तो क्रमबद्ध इसके अंतर्गत सोपान होते हैं या चरण होते हैं या पद होते हैं, ठीक। तीसरा है प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान में शिक्षण और छात्रों के कार्य एवं उत्तरदायित्व को निर्धारित किया जाता है, क्योंकि इसमें शिक्षक के और आपके छात्रों के बीच जो पारस्परिक अंतःक्रिया होती है उसकी व्याख्या की जाती है, और व्याख्या किस आधार पर की जाती है, उनके कार्य क्या है, उनके उत्तरदायित्व क्या है, किस तरह का उनके बीच अंतःक्रिया जो है संबंध स्थापित हो रहा है, तो वो सारा कुछ इसमें ध्यान रखा जाता है। तो शिक्षण प्रतिमान में शिक्षक और छात्र जो है उनके कार्य को, उनके उत्तरदायित्व को भी निर्धारित किया जाता है कि छात्र का ये उत्तरदायित्व है और अध्यापक का ये उत्तरदायित्व है, या दोनों के क्या क्या कार्य हैं, इन सब का हम निर्धारण करते हैं एक शिक्षण के मॉडल में। चौथा है शिक्षा प्रतिमान छात्र केंद्रित होता है, यानी ये जो है छात्रों को ध्यान में रखकर ये मॉडल तैयार किया जाता है शिक्षण का, क्योंकि शिक्षक पढ़ाने को तो पढ़ा देता है, लेकिन उसका मेन रिजल्ट निर्धारित होता है कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं, ठीक। पांचवा हमारा है शिक्षा प्रतिमान छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार निर्मित किए गए हैं, यानी छात्र की अलग अलग कैपेसिटी होती है सीखने की, अधिगम उनका अलग अलग हो सकता है सीखने का, मतलब जो है, तो वो यही है कि व्यक्तिगत छात्रों के आधार पर हम इसका जो है मॉडल तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल 23 बच्चों को ध्यान में रखकर हमने कर दिया, हम हर बच्चे को ध्यान में रखकर मॉडल तैयार करते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। अगला हमारा है शिक्षा प्रतिमान शिक्षक की शिक्षण दक्षता में वृद्धि करता है, मतलब कि ये जो मॉडल है वो शिक्षक जो है बहुत अच्छे से शिक्षण कर पाए, तो यानी उसकी जो शिक्षण दक्षता है उसमें ये वृद्धि करता है। सातवां है शिक्षा प्रतिमानों में कुछ निश्चित सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, यानी कुछ नियम या कुछ सूत्र जो है हम उसका प्रयोग करते हैं मॉडल में। आठवां है शिक्षा प्रतिमानों का निर्माण अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, यानी जो सीखने के जो सिद्धांत हैं कि इन सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे तो अधिगम अच्छा होगा, तो उनके आधार पर ही हम जो शिक्षण का मॉडल है उसको तैयार करते हैं। नौवां है शिक्षा प्रतिमान एक निश्चित उद्देश्य होता है, यानी जो भी हम मॉडल बनाएंगे वो एक उद्देश्य से बनाएंगे ना, कि हमको ये उद्देश्य को प्राप्त करना है इसलिए ये मॉडल ज़्यादा बेहतर है। तो एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए या एक निश्चित उद्देश्य की वजह से हम इस मॉडल का निर्माण करते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए विशेषताएं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल से है कि शिक्षण मॉडल क्या है, क्यों है, बस आप समझ जाएंगे। अब बात करते हैं शिक्षा प्रतिमान के कार्य। तो यहाँ पे 4 कार्य हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो गई है। तो शिक्षा अधिगम को प्रभावी, रुचिकर, आकर्षक एवं उपयोगी बनाने में सहायता करता है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसको बार बार डिटेल में नहीं जाते हैं। दूसरा है विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम का विकास करता है, कि जो कक्षाएं हैं उनमें हर अलग अलग विषय है, तो उनके लिए क्या क्या पाठ्यक्रम होगा, तो पाठ्यक्रम का जो विकास करना है वो भी शिक्षा प्रतिमान के कार्य के अंतर्गत आता है। तीसरा है शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कराना है, जो क्योंकि शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही शिक्षण प्रतिमान बनाया जाता है। तो जिसका एक प्रमुख कार्य ये भी है कि यह शिक्षण उद्देश्य जो है उसकी प्राप्ति कराता है। चौथा है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करना है, कि क्या हम करें कि हमको शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त हो जाए। तो एक रास्ता दिखाने का कार्य करता है, एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। तो ये हमारे सब कार्य हो गए। बाकी अब चलते हैं प्रकार में। तो शिक्षण प्रतिमान के प्रकार, तो शिक्षण प्रतिमान निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रही हूँ कि ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है उसका आंसर मैं यहाँ दे रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, हर एक चीज़ का डिटेल नहीं दूँगी, क्योंकि शॉर्ट में लिमिट होती है, शब्द सीमा होती है। तो यहाँ पर मैं एक ऐसा वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें शिक्षा प्रतिमान के बारे में डिटेल में एक वीडियो होगी, केवल शिक्षा प्रतिमान के बारे में, ठीक है। तो उसमें मैं डिटेल में जाऊंगी, क्योंकि उसमें उसके शब्द सीमा भी ज़्यादा होती है, तो उसमें प्रकार के बारे में पूछा रहता है कभी कभी, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल देना रहता है। तो एक वीडियो आएगी जो है लॉन्ग के लिए, बट अभी के लिए शॉर्ट के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि शॉर्ट में ये कई बार पूछा है। तो यहाँ पे प्रकार की बात करते हैं। तो शिक्षा प्रतिमान के निम्नलिखित प्रकार में से पहला हमारा हो जाएगा ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान। तो इसमें इसके 3 प्रकार हैं: सुकरात शिक्षा प्रतिमान, शास्त्रीय मानविकी प्रतिमान, वैयक्तिक विकास प्रतिमान। दूसरा है दार्शनिक शिक्षा प्रतिमान, इसके भी 3 प्रकार हैं: प्रभाव प्रतिमान, सूझ प्रतिमान, नियम प्रतिमान। तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रतिमान, जिसमें कि है 4 प्रकार, जिसमें बुनियादी शिक्षा प्रतिमान जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुनियादी शिक्षा प्रतिमान की एक अलग से वीडियो आ चुकी है, अगर आपको देखना है तो आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। दूसरा है कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्रतिमान, विद्यालय अधिगम का शिक्षा प्रतिमान और अंतःक्रिया प्रतिमान।
चौथा है आधुनिक शिक्षा प्रतिमान। तो इसमें 4 प्रकार हैं: सामाजिक अंतःक्रिया स्रोत, सूचना प्रक्रिया मॉडल, व्यक्तिगत स्रोत, व्यवहार परिवर्तन स्रोत। तो आपने पूरा ये प्रकार देख लिया। प्रकार के बारे में आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट से क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुनियादी शिक्षा प्रतिमान, जिसके अलग से मतलब पूछता भी है इसके बारे में। तो ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमारा एक क्वेश्चन आया था बुनियादी शिक्षा प्रतिमान क्या होता है, तो उसके बारे में हम लिखेंगे कि इस प्रतिमान का निर्माण रॉबर्ट ग्लेसन ने 1962 में किया है। इसमें मनोवैज्ञानिक अधिनियमों सिद्धांतों का शिक्षण में प्रयोग किया गया है। यानी जो अधिनियम है या जो सिद्धांत हैं उनका प्रयोग हम शिक्षण में इसके प्रतिमान के अंतर्गत किया गया है। अब इस प्रतिमान को ग्लेसन ने 4 बुनियादी घटकों में बांटा है: अनुदेशनात्मक उद्देश्य, पूर्व व्यवहार, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया, उपलब्धि, मापन। तो मैं बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा देखिए इसको मैं पढ़ के थोड़ा सा बता दूंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैंने बुनियादी शिक्षा प्रतिमान के ऊपर स्पेशली एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, आप वो जाके ज़रूर देखिएगा। मैं एक इसका जो प्लेलिस्ट है आपका इस सब्जेक्ट का, उसका आप जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी इस सब्जेक्ट की, खास करके बुनियादी शिक्षा प्रतिमान, उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया है, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँ। तो चलिए हम एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे। पहला हमारा है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो छात्रों को शिक्षण से पूर्व करनी चाहिए। इसे ज्ञानार्जन भी कहा जाता है। यानी इस उद्देश्य के अंतर्गत जैसे छात्रों को शिक्षण से पूर्व जो है इसका निर्धारण होता है, और इसमें शिक्षक जो है कक्षा में जाने से पहले उद्देश्यों को निर्धारित कर लेता है। जैसे होता है ना, जब आप टीचिंग करने जाते हो तो आप एक उद्देश्य बना के जाते हो कि हमको इन उद्देश्यों को पूरा करना है, तो वो जो आप उद्देश्य बनाते हो वो आपके अनुदेशनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा हमारा है पूर्व व्यवहार। तो पूर्व व्यवहार से तात्पर्य छात्रों की उन योग्यताओं या व्यवहारों से है जो पाठ्य वस्तु की बोधगम्यता के लिए आवश्यक है। यानी जैसे हमको जो टॉपिक पढ़ाना है उसके लिए बच्चों की क्या योग्यताएं हैं, बच्चों को क्या व्यवहार है, बच्चों की क्या नॉलेज है, वो सब पूर्व व्यवहार के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरा है अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य शिक्षण की उन क्रियाओं से है जो पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयुक्त की जाती है। जैसे हमको ये पता चल गया कि बच्चा इतना जानता है इस टॉपिक के बारे में, तो हम क्या करते हैं, अब हमको पता चल गया, अब हम शिक्षण स्टार्ट करते हैं। तो हम शिक्षण में जो भी क्रियाएँ करते हैं, कुछ विधि यूज करते हैं, जो भी विधियाँ यूज करते हैं, जिस तरह भी पढ़ाते हैं, वो सब कुछ जो है जो प्रक्रिया चल रही है शिक्षण की, वो सब अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। यानी शिक्षा प्रक्रिया के दौरान जो भी कुछ चल रहा होता है। चौथा हमारा है उपलब्धि मापन। तो उपलब्धि मापन से के अंतर्गत परीक्षा निरीक्षण विधियों के आधार पर शिक्षक निर्णय लेता है कि कहाँ तक छात्रों को विषय वस्तु का स्वामित्व प्राप्त हो सका है। तो देखिए ईजी के लिए तो आप ईजी लैंग्वेज में अगर आपको इसको और चाहिए तो आप जाके बुनियादी शिक्षा प्रतिमान वाला वीडियो देखिएगा। इसमें देखिए बस इतना है कि अब जैसे शिक्षक ने पढ़ा लिया बच्चों को, अब उसके बाद ये जानना जरूरी है ना कि बच्चा कहाँ तक सीख पाया है, तो उसके लिए वो कुछ परीक्षण और निरीक्षण विधियों का प्रयोग करता है। वो यानी जो मूल्यांकन मापन सब कुछ है वो इसके अंतर्गत आता है। तो ये 4 स्टेप है इसके। तो बस इतना ही बहुत है, इतना ही पूछा था आपसे शॉर्ट में। बाकी डिटेल के लिए मैंने कहा कि वीडियो देख लीजिएगा, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। अब हम बारी आती है शिक्षा प्रतिमान की उपयोगिता या महत्व की। शिक्षा प्रतिमान की उपयोगिता या महत्व में लिखेंगे, यहाँ पे 5 महत्व लिखे मैंने। यह शिक्षा व्यवस्था में विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायता प्रदान करता है। तो जो कार्य है देखिए वो क्या करता है, जो आपके उद्देश्य है उसकी प्राप्ति में मदद करना इसका काम है। तो उपयोगिता या महत्व में भी यही हो जाएगा कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायता प्रदान करता है। दूसरा है इसके द्वारा शिक्षण को अधिक सार्थक एवं प्रभावशाली बनाया जा सकता है, वो भी मैंने विशेषता और कार्य में आपको बताया। तीसरा है शिक्षा प्रतिमान शोध कार्य के लिए विशाल क्षेत्र प्रस्तुत करता है। यानी खोज के लिए जो शोध कार्य है, जो खोज कार्य है, उसके लिए एक विशाल क्षेत्र यानी एक बहुत अच्छा खासा स्पेस देता है, प्रस्तुत करता है। मतलब आपको हेल्प करता है शोध कार्य के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शोध कार्य कर पाए। तो एक विशाल क्षेत्र जो है प्रस्तुत करता है। चौथा है शिक्षा तथा अधिगम क्रियाओं के संबंध में विभिन्न परिस्थितियों का भली प्रकार अध्ययन किया जा सकता है। यानी जब हम शिक्षा प्रतिमान का प्रयोग करते हैं तो जो मतलब अध्ययन की जो शिक्षा और अधिगम की जो क्रियाएं हैं उनमें संबंध की बात करें तो क्या परिस्थिति है, किस तरह से अधिगम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो जो है इसका अध्ययन कर देता है। मतलब अलग अलग परिस्थितियों का जो है अध्ययन किया जा सकता है शिक्षा प्रतिमान के उपयोग से, कि शिक्षण और अधिगम में क्या क्या हम करें या किन परिस्थितियों में हम ये शिक्षण करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
बच्चे इस तरह से सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जो मतलब अध्ययन किया करना है विभिन्न परिस्थितियों का, ये शिक्षा प्रतिमान के उपयोग से आसान हो जाता है। पाँचवा है शिक्षण प्रतिमान एक महत्वपूर्ण कार्य विद्यार्थियों के व्यवहार का मूल्यांकन करना है। तो जैसे मैंने कहा कि शिक्षण प्रतिमान मॉडल एक है जो कि शिक्षक और आपके छात्र के बीच अंतःक्रिया की बात करता है कि अंतःक्रिया जो है प्रभावी हो, बच्चे अच्छे से सीख पाए, शिक्षक अच्छे से पढ़ा पाए। तो अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं, ये बात तो ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे सीखेंगे नहीं तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो विद्यार्थियों के व्यवहार का मूल्यांकन भी करता है कि बच्चा किस प्रकार सीख रहा है, या बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, या बच्चे के व्यवहार में अच्छा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तो ये मूल्यांकन मतलब बच्चों के व्यवहार का मूल्यांकन भी करता है। तो ये 5 उपयोग या महत्व आपने देख लिए, इत्यादि लिख दीजिएगा। तो ये शॉर्ट के क्वेश्चन थे, इस तरह से पूछा है आपको। जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन मैंने रखा है MGKVP में। तो अगर आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है तो आप इसको हेडिंग डाल के थोड़ा सा और डिटेल में बता सकते हैं। 5 जो है इसको आप थोड़ा मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपका वीडियो जो है यहाँ पर उपयोग और महत्व भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं शिक्षा प्रतिमान के घटक या तत्व। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट टॉपिक है। तो शिक्षा प्रतिमान के निम्नलिखित तत्व या घटक हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा संरचना, तीसरा सामाजिक प्रणाली, चौथा मूल्यांकन प्रणाली। तो अब चारों स्टेप में क्या क्या होता है चलिए देखते हैं। पहला है उद्देश्य। तो शिक्षा प्रतिमान का केंद्र बिंदु उद्देश्य ही होता है। उद्देश्यों के द्वारा ही शिक्षा प्रतिमान को दिशा प्रदान की जाती है। प्रत्येक शिक्षा प्रतिमान का कोई न कोई लक्ष्य होता है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिमान को विकसित किया जाता है। अभी पीछे ही बताया था कि जो शिक्षण का मॉडल है वो जैसे कुछ उद्देश्य होता है कि हमको क्या करना है, शिक्षक का एक कुछ उद्देश्य होता है, छात्रों के कुछ उद्देश्य होते हैं। तो जो शिक्षण का मॉडल है वो जो उद्देश्य होते हैं उसको ही ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया जाता है। तो उद्देश्यों के द्वारा जो है शिक्षा प्रतिमान को एक दिशा मिलती है, क्योंकि शिक्षा प्रतिमान का एक लक्ष्य होता है जिसको कि उसे पूरा करना होता है। प्रत्येक जो शिक्षण के मॉडल मतलब बनाए जाते हैं वो किसको ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि हमको इस लक्ष्य को, इस उद्देश्य को पूरा करना है। तो उद्देश्य हमारा पहला तत्व या घटक हो जाएगा। दूसरा है संरचना। तो शिक्षा प्रतिमान की संरचना में शिक्षण सोपान की व्याख्या की जाती है। इसके अंतर्गत शिक्षण क्रियाओं एवं युक्तियों की व्यवस्था का क्रम निर्धारित किया जाता है। तो इसमें संरचना का मतलब क्या तरीका है या क्या इसका जो है संरचना है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो इसके अंतर्गत शिक्षण मॉडल की संरचना में हम क्या देखेंगे कि शिक्षक के क्या सोपान है, क्या चरण है, किन किन चरणों की को यूज करके हम जो है शिक्षण को पूरा करेंगे या शिक्षण को प्रभावी बनाएंगे। तो जो शिक्षण के सोपान है या शिक्षण के जो चरण है उसकी व्याख्या की जाती है शिक्षा प्रतिमान की संरचना में, कि इसकी संरचना में ये चरण आते हैं। अब ये जो चरण है इसके अंतर्गत क्या हो सकता है, जो भी शिक्षण की युक्तियां हैं, मतलब जो भी क्रियाएं शिक्षण के दौरान हम कर रहे हैं या कुछ किसी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, जिन विधियों की प्रयोग कर रहे हैं, यानी जो भी शिक्षण की क्रियाएं या युक्तियों की जो व्यवस्था का जो क्रम है वो हम शिक्षा प्रतिमान की संरचना के में निर्धारित करते हैं। तो ये हमारा हो गया संरचना। बात करते हैं सामाजिक प्रणाली की। तो इसमें लिखेंगे कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए छात्र एवं शिक्षक की क्रियाओं और उनके पारस्परिक संबंधों का निर्धारण इस सोपान में किया जाता है। यह प्रणाली हमें यह भी बताती है कि छात्रों के व्यवहार पर किस प्रकार नियंत्रण रखकर उनमें वांछित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। जो शिक्षण होता है, जैसे स्कूलों में जो शिक्षण चल रहा है, स्कूल ही हमारे सामाजिक संगठन के मतलब सामाजिक भाग के अंतर्गत आते हैं। तो जो शिक्षण है वो भी एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। अब इसमें होता क्या है, आपको भी पता है कि शिक्षण में छात्र होते हैं, शिक्षक होते हैं, तो उनके बीच जो है अंतःक्रिया संबंध स्थापित होता है, क्योंकि छात्र शिक्षक जो है शिक्षण करता है, बच्चे उस शिक्षण के द्वारा अधिगम करते हैं यानी सीखते हैं। तो छात्र और शिक्षक की जो क्रियाएं हैं और उनके बीच जो पारस्परिक संबंध है उसका निर्धारण होता है इस सोपान के अंतर्गत। ठीक है, कि उनके बीच क्या संबंध है उनका निर्धारण होता है, उनके बीच किस तरह की क्रियाएं होती हैं, इसका भी निर्धारण इस सोपान के अंतर्गत हम करते हैं। अब ये जो प्रणाली है सामाजिक प्रणाली, वो हमें देखिए और क्या बताती है कि छात्रों के व्यवहार पे अगर हम नियंत्रण रखते हैं, जिस भी प्रकार का नियंत्रण रखते हैं, उससे हमें वांछित परिवर्तन भी हम उसमें ला सकते हैं। जैसे अगर हम छात्रों के व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं तो उसकी मदद से हम बच्चों का जो रियल व्यवहार है उसमें भी हम
अपने अनुरूप व्यवहार जो है परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे अगर हम शिक्षण के दौरान बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहते हैं या बच्चों को अच्छी नैतिक शिक्षा भी देते रहते हैं, जो इससे क्या होता है कि क्लास के दौरान अगर हम उन चीज़ों पर नियंत्रण रखें कि बच्चा जैसे शोरगुल ना करे, बच्चा अनुशासन में रहे, बच्चों को अगर हम कहें कि आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों के टाइम नोट करते रहेंगे सारा कुछ और बीच बीच में हम प्रश्न पूछते रहें, तो इस तरह से हम क्लास में बच्चों पर नियंत्रण रख पाएंगे ताकि बच्चा इधर उधर ना रहे, भटके ना, या फिर कहीं और दुनिया में ना खोया रहे क्लास में रहते हुए भी। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के व्यवहार में हम परिवर्तन देखते हैं कि बच्चा उस क्लास के दौरान भी और क्लास के बाहर भी उसके व्यवहार में अच्छा परिवर्तन देखने को मिला, वांछित परिवर्तन देखने को मिला जैसा हम चाहते थे। तो अगर हम व्यवहार पर नियंत्रण रखकर भी छात्रों के हम उस पर वांछित परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस प्रणाली में ये प्रणाली हमें ये भी बताती है। तो सारा कुछ इस प्रणाली के अंतर्गत आपने जान लिया क्या होता है। बात करते हैं चौथा, मूल्यांकन प्रणाली। तो मूल्यांकन प्रणाली में जानते हैं मूल्यांकन ही होगा। तो अब क्या होता है इसमें कि शिक्षण के प्रतिमान का यह अंतिम सोपान अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें शिक्षण की सफलता के संबंध में निर्णय लिया जाता है तथा ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं। प्रत्येक प्रतिमान का उद्देश्य भिन्न होता है, इसलिए मूल्यांकन विधि भी भिन्न होगी। तो देखिए, हर शिक्षा का जो मॉडल है वो किन्हीं किन्हीं उद्देश्यों की वजह से बनाई जाती है। किसी उद्देश्य को पूरा करना है, किसी लक्ष्य को पूरा करना है, तो जो मूल्यांकन है वो भी अलग अलग होगा कि हम किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये जो शिक्षा प्रतिमान है या जो शिक्षण का मॉडल है बना रहे हैं, तो हम उसके अनुरूप ही मूल्यांकन विधि भी चुनेंगे। अब ये क्या है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विधि माना जाता है किसी भी शिक्षण के दौरान। मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये जानना पड़ेगा कि आपने जो शिक्षण किया उसकी सफलता क्या है, उस बच्चे कितना सीखे हैं उससे। तो शिक्षण की सफलता के संबंध में निर्णय हम इस मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत लेते हैं। और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो है हमें जिन उद्देश्यों की वजह से हमने ये मॉडल बनाया था वो पूरा हो पाया या नहीं हो पाया। तो इसमें मूल्यांकन विधि भी उद्देश्यों के अनुरूप अलग अलग हो सकती है और जो है ये काफ़ी ये भी बता सकता है कि जो शिक्षक है वो उसका शिक्षण किस प्रकार का हुआ है। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय।